गुड इवनिंग क्लास, वंस अगेन 10th के लेक्चर नंबर 7 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और अब तक 6 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था लास्ट में केमिकल रिएक्शन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से 5th हमें आज डिस्कस करनी है। और इससे पहले हम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स डील कर चुके हैं। नंबर 1, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो फिजिकल स्टेट चेंज होता है, उसके हमने बहुत सारे एग्जांपल डील किए थे। नंबर 2, गैस निकलती है, लिबरेशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। नंबर 3, कलर चेंज होता है। नंबर 4, टेम्परेचर में चेंज होता है, या तो वो एक्सो होती है या एंडो होती है। और इस लेक्चर नंबर 7 में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5, 5th कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इसको हम आगे भी डील करने वाले हैं, लेकिन एक बार अभी सुनते हुए समझते हुए चलेंगे। केमिस्ट्री के अंदर यह कहा जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है जब रिएक्टेंट्स में होती है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज करते हैं, एटम का एक्सचेंज करते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। जब इन सबके दौरान ये हो रहा होता है तो कभी ना कभी कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एक या 2 प्रोडक्ट, नॉर्मली एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो सॉलिड स्टेट में बनता है, उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है और वो हमारे कंटेनर में, बीकर में, टेस्ट ट्यूब में नीचे जाता है, क्योंकि वो भारी होता है, उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो वो बॉटम पे गिर जाता है। तो ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा बाई प्रोडक्ट जो कि नीचे की तरफ गिर जाए, जो भारी हो और उसका अपना एक कलर भी हो सकता है, उसको हम पीपीडी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यहां हमारे 3 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही कॉमन है, पोटेशियम आयोडाइड। सो व्हेन पोटेशियम आयोडाइड कंबाइन विद लेड नाइट्रेट, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड कंबाइन विद लेड नाइट्रेट, वी विल गेट अ येलो पीपीडी ऑफ लेड आयोडाइड। तो ये जो कंपाउंड यहां लिखा है PbI2, इसका येलो पीपीडी मिलता है। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में कहा, ये कलर आपको 10th क्लास में याद करने हैं। दूसरा एग्जांपल आप बहुत ध्यान से देखें, दूसरा और तीसरा एग्जांपल, सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी हमने स्टार बना रखा है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जब हम 11th क्लास में साइंस लेंगे तो ये प्रैक्टिकल हम करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट व्हेन कंबाइंड विद सोडियम क्लोराइड, तो हमें यहां पे व्हाइट पीपीडी मिलता है, डाउन एरो बना रखा है सिल्वर क्लोराइड का, और बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम नाइट्रेट। तो पहले यहां जो ये पीपीडी है AgCl व्हाइट पीपीडी, ऊपर था PbI2 लेड आयोडाइड येलो पीपीडी। तीसरी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरियम क्लोराइड कंबाइंड विद सोडियम सल्फेट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनलाइन स्टूडेंट से, समवन ओपन अपने माइक को म्यूट करिए प्लीज। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट कंबाइंड होता है, और यहां पर जो व्हाइट पीपीडी बनता है वो बनता है बेरियम सल्फेट का। तो ये तीनों एग्जांपल में देखें, तीनों एग्जांपल में एक तो कॉमन बात ये है कि ये आयनिक रिएक्शंस हैं। आगे जब मैंने बार बार कहा है टाइप ऑफ रिएक्शंस पे जाएंगे, तब इसका मैकेनिज्म और डिटेल में करेंगे, और तब हम समझेंगे कि ये आयनिक रिएक्शंस कैसी हैं। जब ये रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्टेंट जब टूटता है तो वो अपने आयंस में टूटता है, कैटायन, एनायन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, तीनों में यही होने वाला है। दूसरी कॉमन बात कि हम इनका नाम देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आयनिक हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हैं। और तीसरी कॉमन बात इन तीनों में कि पीपीडी बन रहा है येलो व्हाइट व्हाइट। ओके, तो ये 5th कैरेक्टरिस्टिक था। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। आज का हमारा इस लेक्चर 7 में एक नया टॉपिक है, वो 5 कैरेक्टरिस्टिक ओवर हो गए। अब जो नया टॉपिक है वो ये है कि केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। जब ये लेक्चर, ये लेसन शुरू किया हमने, यूनिट 1 शुरू किया, तो उसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो अगर हम इसको बहुत ध्यान से सुने, इस पूरे जो चैप्टर का नाम है, अगर इसके अर्थ को समझें, इसके मीनिंग को समझें, सबसे पहले यह बताया गया केमिकल रिएक्शंस किसको बोलते हैं। तो हमने कहा केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं, और रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होते हैं और एक नया चीज बनाते हैं, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की
जो प्रॉपर्टीज होती है और रिएक्टेंट की अलग होती है, ये सब जब मैं आपसे बात कर रहा था तो उस वक्त हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे कि भाई इन चीजों को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर के नाम में एक नाम क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। और बहुत ही क्लियर दिख रहा है, केमिकल इक्वेशन इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्व सब्सटेंस। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। जब कोई केमिस्ट्री में रिएक्शन हुई, कंपाउंड आपस में मिले, रिएक्टेंट आपस में मिले, प्रोडक्ट बन गए, तो अब तक 6 लेक्चर्स में हम इतने कैपेबल बन चुके हैं कि हम ये देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको देखकर हम पता कर सकते हैं। तो पता लग गया रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट बन गए, अब सब कुछ हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, अब रिएक्शन हो गया, कंटेनर को साइड में रख देंगे। अब टाइम आता है उसको रिकॉर्ड में लिखना, एक तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। कोई चीज हो गई, रिएक्शन हो गई, अब उसको नोट डाउन करिए, उसे अपनी नोट्स कॉपी में लिखिए, उसे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखिए। बड़े लेवल में बात करूं तो इसे सिनॉप्सिस कहा जा सकता है, इसे थीसिस कहा सकता है। आपने जो रिसर्च की है उसको लिखिए, वो आपकी थीसिस है। और कॉमन वर्ड हो गया डॉक्यूमेंटेशन। आप उसका डेटा पूरा जो आपके पास फिगर है, फैक्ट है, उसको लिख रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए, केमिकल रिएक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है कॉपी में, पीपीटी में, पावर पॉइंट में या कहीं स्क्रीन पे। तो जब आप उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके रिप्रेजेंट के मेथड को, उसके रिप्रेजेंट के तरीके को, कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। हम इक्वेशन लिख के दिखाएंगे पूरी दुनिया को कि देखिए ऐसे हुई थी रिएक्शन। और अब इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके 2 होते हैं। हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका सामने पीछे लिखा है, ध्यान से आप सुन भी रहे हैं, कि आप शब्दों में उसको बोलिए, आप उसको स्टेटमेंट में बोलिए, पूरा एक वाक्य बना के बोलिए, पूरा एक सेंटेंस बना के बोलिए। तो इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। दिस वन, वर्ड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। और दूसरा है कि आपने उसको स्टेटमेंट में नहीं बोलना, आपने उसको वाक्यों में, शब्दों में नहीं बोलना। जो रिएक्शन आपने करवाई है, आपने उसको अपनी कॉपी में, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में, टीचर के आगे, एग्जामिनर के आगे उसको सिंबल्स में लिखा। आपने जो रिएक्टेंट लिए उनके सिंबल ले लिए, जो प्रोडक्ट बने उनके सिंबल लिख लिए। तो जब आप चीजों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल लिखते हो, तो उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो आपके माइंड में कि ऊपर केमिकल इक्वेशन लिखा है, नीचे भी केमिकल इक्वेशन लिखा है। ये दोनों अलग अलग हैं। केमिकल इक्वेशन जो ऊपर है वो मेन हेडिंग है। वंस अगेन इट इज अ मेथड ऑफ representing a chemical reaction and it is broadly of 2 types or 2 ways, in words or in terms of symbol and formula. तो वर्ड्स में कैसे हो गया, स्टेटमेंट में कैसे हो गया? आपको याद होगा लेक्चर 6 में, जब लेक्चर 6 ओवर हो रहा था, जब हम कैरेक्टरिस्टिक 5 का हमने एक प्रकार से होम असाइनमेंट दिया था, तो इन्हीं 3 इक्वेशंस को मैंने आपके सामने और अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट में एक प्रकार का होम असाइनमेंट दिया था। और जब मैं उसको स्टेटमेंट बोल रहा था तो मैं ये कह रहा था, व्हेन 2 molecule of potassium iodide react with 1 molecule of lead nitrate, then we will get yellow PPT of lead iodide and 2 molecule of potassium nitrate as one of the byproduct. तो जो मैंने अभी बोला, मैंने इसको लिखा नहीं है, मैंने बोला है, स्टेटमेंट दिया है, ये है वर्ड इक्वेशन। और जो आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड पे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है 2KI प्लस PbNO3 होल ट्वाइस। अब ये सब क्या है? ये है फॉर्मूले, ये है कंपाउंड का फॉर्मूला। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला KI, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस, जिसमें लेड का सिंबल क्या है? Pb,
पोटेशियम का सिंबल क्या है? के। आयोडीन जो कि आयोडाइड के फॉर्म में है, उसका सिंबल है आई। जो प्रोडक्ट बन रहा है लेड आयोडाइड, तो जब मैंने उसको इंग्लिश में बोला, जब मैं उसका स्टेटमेंट बोल रहा तो मैं बोल रहा हूं लेड आयोडाइड, लेकिन जब मैं लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं पीबी जो कि लेड है, आयोडाइड I2, फिर डाउन एरो लिख दिया और येलो, दैट मींस ये पीपीटी है और येलो कलर का है। तो ये जो मैंने बोर्ड पे तीनों लिख रखे हैं ये क्या है? क्या ये वर्ड इक्वेशंस है? नहीं, ये वर्ड इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या है? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये फॉर्मूला लिखा जा रहा है, तो ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं वो है वर्ड इक्वेशन। और अब एक दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं और वो एग्जांपल ये है, आप इधर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, देखिए जरा, नाइट्रोजन गैस। अब ये कहीं ऊपर वाली बात कर रहे हैं, ये पूरा एक इंग्लिश में पूरा स्टेटमेंट की तरह चल रहा है। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव अस अमोनिया गैस। हालांकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉर्म करती है, लेकिन अभी हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, अभी हम अपने मेन टॉपिक पे रहेंगे। तो ये जो ऊपर हमने लिखा है, अब हमने उसी चीज को नीचे लिख दिया और नीचे लिखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव अस 2NH3 गैस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ऊपर वाले स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा? वर्ड इक्वेशन, क्योंकि उसमें कहीं भी सिंबल यूज नहीं किया गया, कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं किया गया। और नीचे वाले जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जो नीचे हमने रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से इक्वेशन को हमने सिंबल यूज किया, हमने फॉर्मूला यूज किया, और ये जो 3 है, ये जो 2 है, इसको हम पहले दिन से कह रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि रिएक्शन को बैलेंस करने के काम आता है। तो अब ये ऊपर वाला हो गया वर्ड इक्वेशन, नीचे वाला फॉर्मेट हो गया केमिकल इक्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एसेंशियल ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, कि जब मुझे एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है, मैं कोई केमिकल इक्वेशन लिखना चाहता हूं, अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखना चाहता हूं, अपनी सिनॉप्सिस में, अपनी थीसिस में, अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में, अपनी नोट्स कॉपी में, या मैं कोई बुक का ऑथर हूं और मैं बुक लिखना चाहता हूं, तो जब मुझे ये लिखना है तो मेरे को क्या क्या चीजें जरूरी हैं ताकि मैं उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकूं फॉर्मूले से और सिंबल से। तो पहला है, और ये बोर्ड में आ सकता है, कई बार ऐसा हम कहते हैं कि बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये कहते हैं कि भाई आ सकता है, हाँ ये एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि केमिकल इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो पहला है, इट शुड बी एन एक्चुअल रिएक्शन। आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं सिंबल से, फॉर्मूले से, जो केमिकल रिएक्शन आप दुनिया को बताने जा रहे हैं, वो एक्चुअली होना चाहिए, वो रियल में एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपको याद होगा मैंने ऐसा एक बार नहीं 2 बार बोल रखा है कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन से, और वाटर लिखा था मैंने, लेकिन मैंने ये कहा था कि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकल लैब में ऐसा हो जाता कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन करके पानी बना लेते, तो फिर तो पानी की कमी नहीं होती ना। तो वो तो अलग चीज थी, उस वक्त हम कुछ और समझ रहे थे। और अब ये है कि जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं वो एक्चुअल होनी चाहिए। दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी बैलेंस्ड। हमारी आगे वाली क्लासेस, जो आने वाली क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, वो इसी पर जा रही हैं। हमारा लेक्चर, हमारा चैप्टर इसी तरफ जा रहा है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, और बैलेंसिंग के क्या फायदे होते हैं, क्या एडवांटेज हैं। तो आज हम ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, वो एक्चुअल होनी चाहिए। और तीसरा, इट शुड बी मॉलिक्यूलर। तो वंस अगेन इन तीनों एग्जांपल पर हम देखें तो हमने मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन हमने यहां पर 2 लिमिटेशन लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली आप जब बुक पढ़ेंगे 10th क्लास की तो वहां 2 लिमिटेशन से ज्यादा लिमिटेशंस दिए गए हैं। तो मैंने यहां पर 2 को ही हाईलाइट किया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से अपने को सुनना है। मैंने लिखा है कि जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, या तो स्टेटमेंट में या वर्ड्स में या सिंबल्स में,
आप कुछ भी लिखिए, लेकिन केमिकल रिएक्शन को जब आप लिखते हैं तो वो रिएक्शन आपको लिखने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताएगा। ऐसे लिखने से, जो कुछ भी यहां लिखा गया है, ऐसे लिखने से हमें यह पता नहीं चलता कि ये रिएक्शन स्लो है, फास्ट है या वेरी फास्ट है। हालांकि धीरे धीरे केमिस्ट्री में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यह पढ़ाया जाता है। 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में हम यह पढ़ते हैं कि ये रिएक्शन स्लो है, ये फास्ट है, ये बहुत फास्ट है, और वहां पे एक स्टेटमेंट आता है कि यूजुअली आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। तो आज ये जो ऊपर तीनों रिएक्शन थी, मैंने कहा ये आयनिक रिएक्शन थी और आयनिक रिएक्शन थी तो फास्ट थी, लेकिन अभी ये जो हमने लिखा है इक्वेशन, ये हमें नहीं बताएगी कि रिएक्शन फास्ट है या स्लो। दूसरा, रिएक्शन कितना समय ले रहा है, आधे घंटे में होगा, 15 मिनट में होगा या एक दिन लग जाएगा, ये कितना टाइम लगेगा, ये इक्वेशंस हमें नहीं बताती। और भी कई ड्रॉबैक्स किताब में बताए जाते हैं, बुक्स में होते हैं। बुक्स ये कहते हैं कि जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन आपको ये नहीं बताता कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है। ये थर्ड ड्रॉबैक आप मान सकते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, इन दो ड्रॉबैक्स को तो लेना ही लेना है, लेकिन इसके बाद मैंने नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, उसका कोई रीजन है। तीसरा ड्रॉबैक ये बताया जाता है कि फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताते। चौथा ड्रॉबैक ये बताया जाता है कि अगर किसी रिएक्शन में हम एसिड ले रहे हैं तो वो एसिड कॉन्सेंट्रेट है या डाइल्यूट है, इक्वेशन हमको ये नहीं बताती। एक ड्रॉबैक ये आता है कि वो रिएक्शन एक्सो है या एंडो, जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो पता नहीं चलता। एक ड्रॉबैक ये बताते हैं कि अबाउट टेम्परेचर के बारे में भी नहीं बताते, तो वो टेम्परेचर वही हो गया एंडो एंड एक्सो। अब जितने बाकी के ड्रॉबैक्स बोले मैंने, लिमिटेशंस बोली, वो मैंने नोट डाउन यहां लिखा नहीं। उसका रीजन है, तो रीजन ये है कि हम इन केमिकल इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे। अपने अगले लेक्चर में हम ये आएंगे वीडियो में लेके कि इन केमिकल इक्वेशंस को और अच्छा और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। तो इंफॉर्मेटिव बनाने के 4 तरीके हैं, 4 से 5 तरीके हैं जो अगले सीरीज में आएगा। और जब वो 4-5 तरीके हम इसमें इन्वॉल्व कर देंगे तो ये सारे लिमिटेशंस, ये सारे ड्रॉबैक हट जाएंगे। हमें फिजिकल स्टेट पता चल जाएगा, एक्सो एंडो पता चल जाएगा, हमें कलर, हमें पीपीटी सब पता चल जाएगा जब हम इन इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव करेंगे। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी, सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद भी, ये भी हम बता देंगे कि कौन सा कैटालिस्ट डाला, कैटालिस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सब कुछ करने के बाद भी, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के बाद भी हम कौन सी 2 चीजें नहीं बता पाएंगे। और वो 2 चीजें होंगी कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसकी स्पीड क्या है और वो कितना टाइम ले रहा है। ये 2 ड्रॉबैक्स अभी भी हैं और तब भी रहेंगे जब इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इन 2 ड्रॉबैक्स को दूर करेगा केमिकल काइनेटिक्स, 12th क्लास की यूनिट है। तो इसीलिए 2 ड्रॉबैक तो अभी तो रहेंगे, इंफॉर्मेशन आप कितनी भी दे दें, इसीलिए हमने इन्हीं दोनों को हाईलाइट किया है। तो इस इक्वेशंस को और कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, ये हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8। तब तक आप अपने घर में इन सबका रिवीजन करें, सुरक्षित रहें और सबका ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।